जिसका संबंध भारत से है, जिससे भारत प्रभावित हो रहा है, तो वो हम सभी लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। ये परिवर्तित होते रहते हैं, बदलता रहता है, यही है आपका करंट अफेयर। इसलिए कहा गया है कि सब्जेक्ट जितना पढ़ा देंगे ये दिमाग में हर समय रखना। इसके बाद सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते रहना और मैगजीन भी पढ़ेंगे आप तो मैगजीन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है बस, लेकिन जो भी लेटेस्ट होगा उसको आपको सबसे पहले पढ़ना है। अगला पॉइंट लिखिए, तीसरा नंबर, भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों का प्रभाव। हो गया, भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों के प्रभाव। समझ लीजिए क्या है इस पॉइंट में, ये कहा गया है कि भारत पर किसका, विकासशील और विकसित देशों की नीतियों का प्रभाव। समझिए, जैसे हमारे देश के लोग अमेरिका भी जाते हैं, प्रवासी हैं, जाते हैं काम करने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, यूक्रेन भी गए हुए थे जिस समय वॉर शुरू हुआ। तो इसका मतलब है कि अगर वो देश विकसित हो या विकासशील, अगर वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाता है जिससे हमारे इंटरेस्ट प्रभावित होते हैं तो हमको जानना पड़ेगा। जैसे अमेरिका में जो लोग यहाँ से काम करने जाते हैं उनको एक विशेष प्रकार का वीजा लेना पड़ता है, H1B वीजा, वो होता है वर्किंग वीजा, काम करने के लिए। अब मान लीजिए अमेरिका कह रहा है कि हम केवल 5,000 भारतीयों को देंगे एक साल में, समझिएगा बात को, कितने, 5,000। अगले साल अमेरिका ने एक इसी पर बदलाव किया और कहा कि हम केवल 1,000 लोगों को देंगे। इसका मतलब है कि एक साल में सिर्फ 1,000 भारतीय यहाँ से जा पाएंगे। तो ये रिस्ट्रिक्शन हो गए ना हमारे ऊपर, जबकि जाना चाहते हैं बहुत ज्यादा लोग, तो क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये हमारे लिए क्या है, हमारे हितों को प्रभावित कर रहा है, तो ये हमें जानना जरूरी है। किसी और देश में, जैसे ब्रिटेन में भारत से पढ़ने लोग जाते हैं, अब मान लीजिए ब्रिटेन में ये कह दिया जाए कि हम भारतीयों को केवल 2% एंट्री देंगे, जो विदेशी हम पढ़ने के लिए अनुमति दे रहे हैं उसमें सिर्फ 2% भारतीय आ पाएंगे, तो भारत सवाल उठाएगा ना कि आप 2% का मतलब हो गया कि आप हमें इतना कम इंपॉर्टेंस देते हैं, केवल 2% भारतीय, ऐसा क्यों, आगे समझ में। तो ये इससे हम प्रभावित हो रहे हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। यानी कोई भी देश दुनिया का, वो चाहे विकसित देश हो या विकासशील देश, अगर कोई भी ऐसा नियम कानून बनाता है, ऐसा कोई भी नीति बनाता है जिसका प्रभाव हम पर पड़ेगा, तो हम जरूर उसको पढ़ेंगे। ये IR में पढ़ना ही पढ़ना है, और सब देश बनाते रहते हैं। मान लीजिए कोई देश कह देगा कि हम प्रदूषण के स्तर को कम करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो फैक्ट्री है दूसरे देशों की उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, उसमें से भारतीयों की फैक्ट्री जो है उन पर रिस्ट्रिक्शन लगेगा, तो तुरंत सवाल उठाएंगे नहीं, तुरंत सवाल उठाएंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको क्यों टारगेट कर रहे हैं। ये सारी चीजें, कोई देश है जैसे अमेरिका है, अमेरिका ने 7 मुस्लिम कंट्रियों पर, जब ट्रंप राष्ट्रपति थे पहले, अब तो फिर से हैं वो, तो जब उस समय थे उन्होंने उन कंट्रियों पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि वहां से लोग हमारे नहीं आ पाएंगे। तो सवाल पूछे ना कि आप किसी धर्म विशेष के लोगों को क्यों टारगेट कर रहे हैं। तो अब जो भी कंट्री है जिसमें वो धर्म होगा वो सवाल उठाएंगे ना इस चीज को लेकर। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी देश, भारत खुद, अगर भारत ऐसा कोई नियम कानून बनाता है, फॉर एग्जाम्पल भारत में ये नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आया है, इसमें कहा गया है कि सिर्फ पाकिस्तान के जो है कौन आएंगे, 6 धर्म के लोग, यानी स्पेशली अगर देखा जाए तो किस धर्म को बाहर किया गया, मुस्लिम को बाहर किया गया है कि वो नहीं आएंगे, उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर 2014 से पहले यहाँ थे भी तब भी उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो ये पूछ सकते हैं ना कि ऐसा हम पर क्यों रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। अगर हमारे संबंध वास्तव में अच्छे होते तो हो सकता है डाउन हो जाते संबंध, लेकिन डाउन है तो और क्या डाउन होंगे, और हम तो उसको हल्के में लेते हैं पाकिस्तान को, हम तो उसको कुछ समझते ही नहीं है। और वैसे ही वो सही बात है, समझने लायक है भी नहीं, उसको दुनिया का कोई देश नहीं समझ पाता है। हर देश दुनिया का, बस उसके पास एक है, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, उस बच्चे को आप एक बंदूक दे दीजिए तो बच्चा वो क्या करेगा, सबको दिखाएगा। अगर उससे कोई, वो किसी से कुछ चाहिए उसको कहे टॉफी दो नहीं तो बंदूक मार देंगे। यही पाकिस्तान का हाल है। उसके पास क्या है, न्यूक्लियर बम, पता नहीं किसने दे दिया है उसको खेलने के लिए। कुछ भी लड़ाई होती है वो कहता है हम न्यूक्लियर बम फेंक देंगे। वो न्यूक्लियर बम नहीं है, उसके लिए खिलौना है। उसको लगता है कि हम जिस पर फेंकने वाले हैं वो आराम से शांत खड़ा रहेगा मौन कि आओ हम पर बम फेंको। आगे समझ में, तो उसकी अपनी सोच है। एक चाइना है, उसको कर्ज में डुबाकर उसको लूट लिया पूरा, खाने के लाले पड़े हुए हैं, सपने देखो उसके
खाने के लिए कुछ है नहीं। भारत के साथ सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि भारत से ही तो टूट कर बना है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, सब कुछ तो सेम है, लोग भी सेम थे। अगर यही चाहता तो अच्छे संबंध रखता, क्योंकि जो मांगा वो तो मिल गया था, लेकिन संबंध लगातार बिगड़ते गए। और कहा जाता है जब कोई घर टूटता है ना, दो भाई अलग होते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा कौन लेता है? पड़ोसी। और पड़ोसी किसने फायदा लिया? चाइना ने। पूरा लूट लिया बलूचिस्तान का क्षेत्र, जितने खनिज थे सब ले गए ढो ढो करके। उसके ग्वादर बंदरगाह पर अपना नियंत्रण कर लिया है। सारा सामान यहाँ से मंगाने लगा है। पहले ये सामान इतने दूर से जाना पड़ता था, यहाँ से हिंद महासागर से होते हुए पूरा यहाँ से प्रशांत महासागर। अब क्या करता है? हिंद महासागर में उसको मिल गया पाकिस्तान, यहाँ से सामान लिया सीधे यहाँ पहुंच गए। आगे समझ में? और ये मार्ग जब से मिल गया है, तब से अफ्रीका में अपना सामान लगातार चाइना बढ़ाते जा रहा है। चाइनीज चीजें अफ्रीका में लगातार बाजार में बढ़ती जा रही है। पूरा बाजार चाइनीज आइटम से भर दिया है। वो तो बेचारे वैसे भी गरीब देश हैं, पिछड़े देश हैं, उन्हें तो कम पैसे में ही चीजें चाहिए, तो उनको कम पैसे में बेच रहा है सब कुछ। तो ये सब किसने दिया? किसकी देन है? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की देन है, क्योंकि इतना कर्ज ले लिया। देखिएगा जब आप कर्जदार हो जाते हैं ना किसी के, तो उसके सामने आपके खड़े होने की हिम्मत नहीं होती है। चाइना यही करता है, अमेरिका भी यही करता था, लेकिन दोनों में अंतर है। अमेरिका भी आपको कर्ज देता था, उससे अपने हित भी साधता था, लेकिन इसके हित दूसरे हैं चाइना के। ये आपको कर्ज देता है, आपको मजबूर कर देता है कि आपके यहाँ उसको जमीन चाहिए, उस जमीन में अपनी सेना रखने के लिए जगह चाहिए, वहां पर सैन्य अड्डा बनाना है, और साथ में इसलिए बनाना है ताकि दूसरे देश को टारगेट कर सके। आगे समझ में? जैसे श्रीलंका में अगर वो हम्बन टोटा बंदरगाह पर अपना बेस कैंप बना ले, तो हम लोग की बुराई किससे हुई? श्रीलंका से भी होगी, और साथ में चाइना से तो है ही। जबकि श्रीलंका कहेगा हम तो कर्जदार हैं, हम क्या कर सकते? श्रीलंका रोएगा कि हमारा कर्ज चुका, तो भारत कहेगा हम तो इसी के कर्ज चुकाएंगे तुम्हारा, हमारे पास तो इतना रुपए है ही नहीं कि हम तुम्हारा कर्ज चुका सकें, और चुकाएंगे तो हमारी जीडीपी कहाँ चली जाएगी। और चाइना को ये बात पता है, इसलिए चाइना आंख मीच करके रुपए बांटता है। जैसे आप 50 मांगेंगे ना, और जो आपको 500 देने को तैयार हो जाए, समझ लीजिएगा एक दिन वो ही आपको बर्बाद करेगा। क्यों? क्योंकि 50 रुपए का तो आप कर्ज चुका सकते हैं, ब्याज दे सकते हैं, 500 रुपए का नहीं चुका पाएंगे, इसलिए 500 मत लेना किसी से, ठीक है? चौथा पॉइंट लिखिएगा। ये हो गया पूरा नीतियों का प्रभाव। एक इसी में एक और लाइन लिख लीजिएगा आगे, तथा राजनीति का प्रभाव, तथा राजनीति का प्रभाव, नीतियों का प्रभाव तथा राजनीति का प्रभाव। अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रवासी भारतीय। प्रवासी भारतीय, ये टॉपिक जोड़ा गया है स्पेशली। इंडियन डायस्पोरा, क्या होते हैं ये प्रवासी? यही गलत है, हमने पूछा प्रवासी क्या होते हैं। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? प्रवासी हो जाते हैं। और ये प्रवासी यहाँ से हर देश के हैं। जैसे भारत है, तो भारत में भी अलग अलग जगह के आपको लोग मिलेंगे, कुछ पाकिस्तान के भी हैं, कुछ बांग्लादेश के भी हैं, कुछ आपके म्यांमार के भी मिलेंगे, कुछ लोग भूटान के भी मिलेंगे, सब जगह के हैं। तिब्बत से भी आपने देखा होगा शरणार्थी हैं, बौद्ध धर्म के लोग, दलाई लामा वगैरह भारत में ही है ना, हिमाचल प्रदेश में। ये सब क्या है? प्रवासी। अब प्रवास अलग अलग कारण से होता है। एक होता है क्लाइमेट के कारण प्रवास। फॉर एग्जाम्पल पनामा एक देश है, और पनामा देश का एक छोटा सा द्वीप है, उस द्वीप को जल स्तर बढ़ने से वो द्वीप डूबने लगा, और जब वो द्वीप डूबने लगा तो वहां के लोगों को क्या करना पड़ा? प्रवास करना पड़ा, तो उसको कहा गया क्लाइमेटिक प्रवास। और वो पहला देश बन गया दुनिया का कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण जिसको अपने लोगों को वापस बुलाना पड़ा। इसी प्रकार से अगर आप हिमाचल प्रदेश साइड देखेंगे, तो यहाँ बहुत सारी जनजातियां हैं। जब ठंड पड़ती है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है, गर्मी होती है तो फिर ऊंचाई पर चढ़ी जाती है पहाड़ में। क्यों? क्योंकि सर्दियों के समय जो हिम रेखा है वो पहाड़ के काफी नीचे तक आ जाती है, तो वो भी पीछे होते जाते हैं। और गर्मियों में जब बर्फ पिघलने लगती है तो पहाड़ काफी ऊंचाई तक फ्री हो जाता है, घास उगाती, फिर वो चले जाते हैं। ये हो गया क्लाइमेटिक प्रवास या सीजनल प्रवास, सीजन के हिसाब से हो रहा है। एक होता है कि किसी जगह मान लीजिए आप हैं, किसी काम से आप काम करने के लिए दूसरी जगह जाते हैं, तो वो हो गया आपका वर्किंग प्रवास। तो हर कोई करता है। प्रवास का संबंध किसी देश तक सीमित नहीं है, आप दुनिया के किसी भी देश में जाइए वो भी आपका प्रवास कहलाएगा।
इसी संदर्भ में हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस हमने चाइना से सीखा है, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जिसके लोग भी दुनिया में अलग अलग जगह फैले हुए थे। चाइना एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा था जैसी स्थिति हमारे भारत की थी, सेम थी उसकी कंडीशन, लेकिन उसने एक दिमाग लगाया। जैसे मान लीजिए आज हम लोग अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में कोई व्यक्ति हमको भारतीय मिले तो उसके साथ एक अलग अटैचमेंट हो जाता है। वो ये नहीं कहेगा कि कहाँ के हो आप, बिहार के हो, उत्तर प्रदेश के हो, ये नहीं पूछेगा। वो कहेगा इंडियन, बस इतना काफी है अटैचमेंट के लिए। फिर तो इतना अच्छा लगेगा, लगेगा पूरा भारत ही आ गया है, होता है ना। तो चाइना को इस चीज को समझ में आया। चाइना ने कहा एक काम करते हैं, हमारे लोग जो अलग अलग देशों में हैं, क्यों ना उनके साथ अटैचमेंट फिर से जोड़ा जाए कि चलो भाई तुम चले गए थे उस समय, आज तुम वहां पैसा कमा रहे हो तो अपने देश के लिए भी तो कुछ करो। जैसे किसी घर से बच्चे बाहर कमाने लगे, माता पिता कहते हैं ना बेटा तुम कमाने तो लगे हो, थोड़ा तो यहाँ भी ध्यान दो, भेजो, तो भेजते हैं ना। हाँ कुछ भेजते हो, कुछ नहीं भेजते, कुछ कहते हैं हमारे ही खर्चे कम पड़ रहे हैं, कुछ और मांगते हैं, कहते हैं पिताजी कुछ हो जाएगा क्या व्यवस्था। तो कहते कि नालायक, इतना बड़ा कर दिया, काम भी करने लगा तब भी आज मांग रहा है ना। तो प्रवासियों को जोड़ने का सबसे पहले शुरुआत की थी चाइना ने, और इसके इतना बड़ा फायदा हुआ कि चाइना में जिस समय इंडस्ट्रियल हब बनना शुरू हुआ उस समय इनका बड़ा योगदान था। ये लोग दूसरे देशों में काम भी कर रहे थे तो काम भी इन्हें सीखा, और साथ में रुपया भी कमाया, तो वो रुपया कहाँ लगाया, चाइना में, अपने देश में। तो भारत ने भी कहा कि अब ये तो अच्छी बात है, हम लोग भी शुरू करें। कहा दिन कौन सा सही रहेगा, तो कहा एक काम करते हैं, गांधी जी आए थे एक दिन दक्षिण अफ्रीका से भारत, प्रवासी कर रहे थे ना उस समय, केस लड़ने गए हुए थे, तो कहा एक काम करते हैं हम लोग भी प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। हाथ तोड़ देना फोन ऑन पूरा। तो हम लोगों ने किस तारीख को मनाना शुरू किया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। और प्रवासी भारतीय दिवस का उद्देश्य होता है कि हमारे मूल के लोग, हमारे देश के लोग नहीं, ध्यान रखिएगा, मूल के लोग, भारतीय मूल के लोग, अगर किसी देश में दुनिया में कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं और भारत के नाम गौरवान्वित कर रहे हैं, हालांकि वो तो पहले मानते ही नहीं थे, वो कहते मैं अमेरिकन हूँ, कमला हैरिस है, उसको कोई फर्क पड़ता था कि उसका संबंध कहाँ से है। लेकिन हम लोगों ने उसको ऐसे दिखाया उछालकर, तमिलनाडु में पोस्टर लगाए गए, खुशियां मनाई गई कि हमारे कोई व्यक्ति वहां जाकर अमेरिका में उपराष्ट्रपति बन गया है। पुर्तगाल में जो राष्ट्रपति थे वो भारतीय मूल के थे, तो इनको बुलाया जाने लगा कि आओ यहाँ आओ, अपने देश तुम यहीं के हो। उनको जबरदस्ती याद दिलाया जाता कि देखो तुम लोग आज वहां जरूर हो, लेकिन हो कहाँ से, यहाँ से। उनको बताया जाता कि देखो तुम्हारे पिताजी यहाँ रहा करते थे, कोई कच्चा घर दिखा दिया, देखो ये तुम्हारा घर हुआ करता था, है ना। कोई पकड़ कर रिश्तेदार दिखा दिया, देखो ये तुम्हारी बुआ थी उस समय, ऐसा करके बता दिया जाता है। उनके अंदर की भाव जाग जाते कि चलो हमारे अपने लोग यहाँ है। वो कहते हैं अब बताइए मोदी जी क्या करना है, अरे कुछ नहीं, तुमको बस इन्वेस्टमेंट करना है, तुम्हारी वो फैक्ट्री है ना उसका एक यहाँ लगाओ यूनिट। वो कहते बिल्कुल, ये तो अपना घर है, समझ आ गया। तो जो भी जिस फील्ड में अच्छा काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है आईएएस क्वालिफाई कर जाए, जब तक नहीं करता है तो उस जिले के उस क्षेत्र के लोगों के लिए वो कुछ नहीं है। क्वालिफाई कर जाइए, पूरे क्षेत्र में हर जगह आपको पोस्टर लगा लगा कर दिखाया जाए अरे हमारे यहाँ का है ना। जिनको आपने कभी देखा ही नहीं है वो भी अरे हमारे यहाँ का है। यही होता है, जब हमारे यहाँ के कोई लोग दुनिया में जाकर, अमेरिका में सॉफ्टवेयर कंपनियों में जाकर सीईओ बन जाते हैं, तो उनके फिर हम पोस्टर लगा देखो हमारे यहाँ का है। इसको नहीं जानते हो, ये तो अपना है भारतीय। उसको ये याद दिलाया जाता है कि तुम भारतीय हो, जैसे हनुमान जी को शक्ति याद दिलाई गई थी, उसी प्रकार से उसको याद दिलाया जाता है तुम भारतीय हो, तुम्हारी नस्लें यही थी। तो कहता अब हमें करना क्या है, हमें याद आ गया, कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट करना है, समझ आ गया। चाइना ने इसका फायदा उठाया, हम लोग भी इससे बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है, कम से कम इससे संबंध अच्छे हुए। साथ में हमने कई सारे प्रोजेक्ट भी चलाए, ये आपको पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा। जैसे भारत को जानो, ये एक प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर रह रहा, प्रवासी है, उसकी पीढ़ियां यहाँ रही हैं, उसके दादा वगैरह यहाँ रहे हैं, अब उसको अचानक से ख्याल आया क्यों ना आज मैं अपने दादा के बारे में जानूं। तो कहा गया कि एक नंबर है, उस पर कुछ रुपए लगते हैं, तो आप फोन करो, अब वो तुम्हें ढूंढेंगे। अब भारत है, व्यवस्था तो इतनी सख्त है नहीं, तो जैसे वो फोन करके कहता कि ये जगह थी, हम यहाँ रहा करते थे, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, उस जगह जाकर किसी भी अनजान व्यक्ति का बता देते कि हाँ हाँ मिल गया है आपका, और आप जब चाहें आ सकते हैं, आपकी जमीन डली हुई है वहाँ, ये है वो है, दुनिया भर का। तो वो अटैच हो जाता है, कहता अच्छा चलो मिल गया, समझ में आ गया। तो प्रवासी भारतीय इतना इंपॉर्टेंट है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी है और दुनिया के देशों के साथ संबंध के लिए। एग्जाम्पल देखिए, अभी अमेरिका में चुनाव हुए हैं, भारतीयों की बहुत बड़ी तादाद है, लगभग 1 करोड़ के लगभग भारतीय सिर्फ न्यूयॉर्क में रहते हैं। यानी न्यूयॉर्क में अगर चुनाव आपको जीतना है तो आपको किसका वोट चाहिए, भारतीयों का। उस समय जो भी न्यूयॉर्क जाएगा वो कहेगा भारत मेरे लिए सबसे पहला है, भारत हमारा बहुत अच्छा देश है,
भारत के बिना हम कुछ नहीं है, हमारे संबंध तो अतीत काल से है, सब कुछ वही बोलेगा। और चाहे जिस पार्टी का उसको ये बोलना पड़ेगा, नहीं तो न्यूयॉर्क की सीट गायब। तो ये किसके कारण है? भारतीयों के कारण, प्रवासियों के कारण। आगे समझ में? ये बहुत बड़ी ताकत होती है, इसलिए हर वर्ष मनाया जाता है। लेकिन अब 2 वर्ष में मनाया जाने लगा है, क्योंकि कहा हर साल किन किन को बुलाएंगे, वो बेचारे थक जाते हैं। और इतने ज्यादा तो है नहीं अच्छे अच्छे पदों पर भारतीय कि हर साल आ जाए कोई ना कोई। तो इसलिए 2 साल में कहा, सुषमा जी ने इसको चेंज किया था, पहले हर साल मनाते थे। ठीक है, तो उनको अवार्ड दिए जाते हैं। कभी देखा कीजिए फुर्सत में, ये सब भी देखते रहा कीजिए न्यूज वगैरह में, कौन कौन अपना व्यक्ति कहाँ है, भूला बिसरा। हो सकता है आपको याद आ जाए कि ये हमारा पहले हुआ करता था। अगला लिखिएगा, जो अगला टॉपिक है वो आपको खुद से करना है, हालांकि बताते जाएंगे आपको, लेकिन काम उस पर खुद से करना है। लिखिएगा, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, कौमा संस्थाएं, संस्थान, कौमा संस्थाएं और मंच। महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच। फॉर एग्जाम्पल, यूएन क्या है? एक संस्थान। ठीक है, और जैसे आप देखेंगे डब्ल्यूटीओ वगैरह है, सब क्या है? संस्थाएं। ठीक, और इसी प्रकार से मंच, जैसे फोरम जो होते हैं, तो हैं बेसिकली सबके काम एक ही से रहते हैं, लेकिन आकार का अंतर रहता है। तो संस्थाएं, जो भी संस्थाएं हैं दुनिया में, उनके बारे में आपको पढ़ना है, साथ में मंच के बारे में पढ़ना है, संस्थान के बारे में आपको पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको बता देंगे, जो आप जानते हैं उन्हीं के बारे में पढ़ना है। कौन को किस किस के बारे में, जैसे सार्क हो गया आपका, आसियान हो गया आपका, G7 हो गया, G5 G4 हो गया, G2 बना है वो भी हो गया। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, अधिकांश हम खुद बता देंगे, भले ही आपको जब क्लास रहेगी तो डेली का बताते चलेंगे। एक इसके लिए अलग से नोट्स बना लीजिएगा। क्लियर? आगे लिखिएगा, इसमें डैश लगा दीजिए और आगे लिखिए इसी के डैश लगाकर। मतलब इनके बारे में क्या क्या पढ़ना है ये भी बताया यूपीएससी ने आपको। संस्था में ऐसा नहीं कि उसकी पूरी जन्म कुंडली पढ़नी है, ऐसा नहीं कि फोरम के बारे में आपने शुरू से जीरो से शुरू कर दिया, बताया उसमें कि क्या पढ़ना है। डैश लगाकर लिखिएगा, उनकी संरचना, उनकी संरचना और अधिदेश, उनकी संरचना और अधिदेश। इसका मतलब है कि कोई भी संस्था होती है तो उसकी अपनी एक क्या होती है? संरचना होती है। संरचना का मतलब उसका सचिव होगा, उसके नीचे कौन होगा, कितने लोग होंगे, ये सारी चीजें कहलाती है उसकी संरचना। अधिदेश का मतलब होता है कि वो क्या क्या काम करने वाला है, किस काम के लिए उसको बनाया गया है। तो ये चीजें आपको पता करनी है और यही चीजें पूछी जाती है प्री में खासकर। आगे समझ में? तो अब एंट्री लेते हैं अपने टॉपिक में। ये था आपका क्या, गया दिमाग में? ऐसे ही पढ़ते हो सिलेबस को, एक एक लाइन में देखा ये सिलेबस खत्म हो गया आज। सिलेबस के एक एक पॉइंट को बारीकियों से पढ़िए, सोचिए कि अल्टीमेट वो पूछ क्या क्या रहा है। ठीक है, और क्या क्या पूछेगा ये जानने का तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसे पहला टॉपिक है भारत और उसके पड़ोसी संबंध, तो आपको तुरंत देखना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि आखिर भारत और उसके पड़ोसियों से कौन कौन से संबंध, किस मतलब इस संबंध में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। क्या सिंधु जल समझौता पूछा गया है जो कि भारत का पाकिस्तान के साथ है, या फिर तीस्ता विवाद पूछा गया है, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी पर जो डैम बनाए जा रहे हैं चाइना के द्वारा उसके बारे में पूछा गया है। समझ में आया? या फिर बांग्लादेश के साथ जो हमारा सीमा विवाद था उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, या सरक्रीक को लेकर पाकिस्तान के साथ जो विवाद है उससे क्वेश्चन पूछा गया है, कारगिल को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, पीओके को क्षेत्र को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब क्या है? हमारे पड़ोसी के साथ संबंध। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो ये देखकर आपको अंदाज होगा कि अल्टीमेट हमको पढ़ना क्या है। क्या हुआ, इतने मुरझा क्यों गए छुई मुड़ी की तरह एकदम? हाँ, जब दिमाग में ये नॉलेज जाता है तो नींद आती है ना। इसलिए तो कहा गया सबसे ज्यादा नशा किसमें होता है? शराब में नहीं, किताब में। 2 मिनट ले लीजिए, ऐसी नींद आएगी कि एक शराबी से ज्यादा खतरनाक। तो आप सोएंगे फिर कोई उठाकर कहीं भी फेंक दे आपको। वास्तव में नशा है। एक बार जिसको पन्ने पलटने की आदत लग जाती है वो एडिक्टेड हो जाता है, गली चलते सफर में उसको बस किताब। लेकिन इस नशे के लिए पहले
क्या करना पड़ेगा, उसका सेवन करना पड़ेगा। कार्ल मार्क्स के बारे में कहा जाता है कि उनके एक के बाद एक बच्चे मरते गए, उनकी पत्नी हाथ में लेकर आती गई, वो बेचारा पढ़ता रहा। सोचो कितना पढ़ाकू रहा होगा, लिखता रहा, दास कैपिटल सब कुछ। आज देखो पूरी दुनिया में है ना प्रभाव उसका। कोई भी विषय ऐसा नहीं जिसमें कार्ल मार्क्स को आप अलग कर सकें, कोई भी विषय, हर विषय में उनकी एंट्री है। हाँ, तो ऐसे ही लोग आगे कुछ करते हैं ना। चलिए आइए अब टॉपिक की ओर। सबसे पहले कुछ टर्म बताते हैं जो आपको सुनते रहते होंगे, समझ में नहीं आते होंगे। जैसे अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है, विदेश नीति क्या है, कूटनीति क्या है, संचार नीति क्या है, पावर यानी शक्ति क्या होती है, शक्ति संतुलन क्या होता है, ये सारी चीजें आप सुनेंगे, इनको यूज करना है जो टर्म आपको बताने जा रहे हैं। तो लिखिएगा सबसे पहले तो यही लिखिए अंतरराष्ट्रीय संबंध, हेडिंग डालकर। अगले पेज से लिखिए, पेज मत बचाया करो इतना, तुम लोग पता नहीं कितने कंजूस हो। बर्गर पिज्जा खाने में नहीं सोचते होगे एक बार, 2 मिनट में 200 रुपए का 300 रुपए का चबा जाते हो, जब आती है लिखने की तो पेज बचाते हो उसमें। अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन, अब इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं। ये तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या होता है। अब इतना तो बता दिए, सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध, व्यक्तिगत संबंध, सब कुछ तो बता दिए, तो अब ये तो समझ में आ ही गया होगा ना अंतरराष्ट्रीय संबंध। लिखिएगा, दो या अधिक दो या अधिक राष्ट्रों के दो या अधिक राष्ट्रों के बीच के संबंधों को अंतरराष्ट्रीय संबंध के रूप में देखा जाता है। दो या अधिक राष्ट्रों के बीच के संबंधों को अंतरराष्ट्रीय संबंध के रूप में देखा जाता है। अब दो या अधिक का मतलब तो समझ ही गए होंगे। जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ है तो चाइना के साथ भी। हम लोग कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको एक साथ पढ़ेंगे, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया, या फिर चल क्या रहा है, रूस, पाकिस्तान और चाइना, ये एक तरफ क्यों जा रहे हैं, तो ये सब हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, एक साथ जोड़कर। तो इसका मतलब है दो या अधिक। अब अधिक में कितने भी हो सकते हैं, ये नहीं कि 3 4, दो या अधिक राष्ट्रों के बीच के संबंधों को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध कहते हैं। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। अब लिखिएगा, जिस प्रकार से पारिवारिक या सामाजिक संबंधों को जिस प्रकार से पारिवारिक या सामाजिक संबंधों का महत्व होता है, जिस प्रकार से पारिवारिक या सामाजिक संबंधों का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में ठीक उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य का मतलब होता है कि पूरी दुनिया में, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अंतरराष्ट्रीय संबंधों का महत्व होता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का महत्व होता है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का महत्व होता है। समझ में आ गया। इसमें हमने सिर्फ आपको इतना लिखाया है कि दो या अधिक राष्ट्रों के बीच के संबंधों को हम अंतरराष्ट्रीय संबंध के रूप में देखते हैं। जिस प्रकार से पारिवारिक संबंधों का महत्व होता है या हमारे जीवन में महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार से दुनिया में या अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में किसका महत्व होता है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का महत्व होता है। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय संबंध मतलब दो या अधिक राष्ट्रों से जो आप संबंध बना रहे हैं, लेकिन संबंध जो आप बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई नीति तो होगी आपकी, तो वो कहलाती है विदेश नीति। समझ में आ गया। कोई पूछे विदेश नीति क्या है, तो आपको कहना है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बनाने के लिए हम जिस नीति का प्रयोग करते हैं, नीति मतलब कहीं पर हमें झुकना पड़ता है, कहीं हमको अकड़ दिखानी पड़ती है। समझ में, चाइना है बार बार घुसपैठ कर रहा था, तो हमने कहा ठीक है तुम सैनिक भेजोगे, हमारे भी सैनिक जाएंगे, हर बार थोड़ी हम पीछे हटेंगे। समझ में आया। कभी कभी काम नहीं चलता है तो हमको भी पावर दिखाना पड़ता है, और कभी कभी कुछ भी ना हो फिर भी पाकिस्तान की तरह पावर दिखाना पड़ता है। समस्या तब है जब पड़ोसी को पता हो कि आपके पास वास्तव में कुछ नहीं है ना। जैसे एक व्यक्ति है पागल, उसका वीडियो वायरल हुआ था, वो शेर के सामने ऐसे खड़ा हुआ था,
अब सोचो शेर तो तुरंत खा जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति का साहस देखो दारू के नशे में था, दरअसल साहस नहीं है ये, उसको दारू से शराब से मिलता है साहस, कॉन्फिडेंस। उस शेर के साथ हाथ ऐसे किए खड़ा हुआ है सामने, और शेर ने उसको मारा नहीं। समझ आया? इसलिए कहते हैं जो मरने जाता है वो उसको कोई मारता नहीं है। मरता वो है जो मरना नहीं चाहता है। तो ऐसे भी देश हैं जिनके पास भले ही कुछ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल उत्तर कोरिया, कुछ नहीं है लेकिन मिसाइल का परीक्षण तो ऐसे करता है जैसे इस दुनिया का सबसे रईस देश वही हो, और फिर भी अमेरिका को डराए रहता है, जापान को डराए रहता है, दक्षिण कोरिया डरा रहता है उससे। अब भले ही उसको चाइना दे रहा है, जैसे मान लीजिए आप पटाखे लाते हैं दिवाली में, आप किसी और को दे देते हैं, कोई गरीब बच्चा है कि लो बेटा खा लो तुम, अब वो खा लेगा तो पड़ोसी क्या सोचेंगे, अरे इतना पैसे देखो 50-60 वाला पटाखा खा रहा है। अब दूसरे को क्या पता कि इसको किसी और ने दिया है। सेम यही चाइना करता है, चाइना कहता है कि हम तुम्हें देते रहेंगे, तुम खाते रहो। इससे क्या होगा, तुम्हारा खौफ बनेगा दुनिया में, और तुम्हारे खौफ की ओर सबका ध्यान जाएगा, तब तक हम आगे निकलते जाएंगे। समझ में आ गया? कभी कभी आगे निकलने के लिए किसी को और मोहरा बनाना पड़ता है। ये है अंतरराष्ट्रीय संबंध। ऐसे ही थोड़ी चाणक्य इतना आज तक पढ़ा जाता है। उत्तर कोरिया क्या करता है, मिसाइल को परीक्षण करता है, अमेरिका का ध्यान किस ओर चला जाता है, उत्तर कोरिया की ओर। यानी चीन उसका कंपटीटर है। दूसरा प्रतिद्वंदी कौन है, चीन। सबसे पहले नंबर पर वही है ना अमेरिका के बाद, दूसरा स्थान है हर मामले में। तो अमेरिका को किससे खतरा है, चीन से। और चीन चाहता है कि मेरे ऊपर दिमाग मत लगाओ, इसके ऊपर दिमाग लगाओ। जब तक वो उसके ऊपर दिमाग लगाता है, जब तक वो कुछ नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है, आगे बढ़ता रहता है। ये है अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो विदेश नीति का मतलब है सारी वो चीजें जो आप करते हैं किसी देश के साथ संबंध बनाने के लिए या बिगाड़ने के लिए, दोनों ही चीजें, बनाने या बिगाड़ने के लिए। क्योंकि किसी से संबंध ना रखना भी अंतरराष्ट्रीय संबंध है। मान लीजिए आप किसी से संबंध नहीं रखना चाहते तो उसके लिए भी तर्क देते हैं, फोन आया, कोई टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत बिजी है, भले ही वहां बैठकर चाय समोसा कर रहे होंगे, जैसे बात नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी, बहुत बिजी है, आज तो इतना बर्डन है कि पूछो मत, एक सेकंड के लिए चाय पीने की फुर्सत नहीं मिली, चाय पी रहे हैं साथ में, इसका मतलब है आप उससे संबंध रखना ही नहीं चाहते हैं, है ना? तो लिखिएगा विदेश नीति, अगली हेडिंग, विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति, तो कोई पूछे संक्षिप्त में क्या है, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को संचालन करने के लिए कोई देश जो नीति अपनाता है वही कहलाती है विदेश नीति। और विदेश नीति में सिर्फ एक बात को ध्यान में रखा जाता है, वो होता है राष्ट्रहित। क्या? राष्ट्रहित। इससे बड़ा कोई नहीं है। दुनिया का कोई भी देश सिर्फ इसी के लिए काम करता है। मान लीजिए कि अगर हमको पेट्रोल की जरूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारे देश में इतने वाहन है, सामान ही नहीं जा पाएगा, अर्थव्यवस्था एकदम रिसेशन की स्थिति आ जाएगी। जान रहे हैं ना? मान लीजिए पेट्रोल डीजल ना आए तो सारा सामान कैसे जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान? तो जिस जगह नहीं पहुंच पाएगा या पहुंचेगा भी तो बहुत महंगा हो जाएगा। तो हमको जरूरत किस चीज की है? पेट्रोल डीजल की। तो कुछ भी हो जाएगा लेकिन हम ऐसे देशों के साथ कभी विवाद में नहीं पड़ेंगे जिनके पास ये दोनों चीजें हैं। क्यों? क्योंकि ये देश के लिए जरूरी है। समझ में आ गया? तो यही है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रहित। हर देश सिर्फ इसी के लिए विदेश नीति का संचालन करता है। चाहे कभी कहते ना कि जो व्यक्ति ऊंचाइयों पर बैठा है, पद में बैठा है, वो खुद का नहीं सोचता, उसको सिर्फ सोचना है नेशनल इंटरेस्ट। भारत के जो प्रधानमंत्री इस समय, वो अमेरिका जिस समय गए हुए थे, अमेरिका ने उनको वीजा देने से मना कर दिया था, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, प्रतिबंध। लेकिन जब आज उस ओहदे पर बैठे हैं तो यात्रा कहाँ की करते हैं? अमेरिका की। अब आप कहेंगे कि बदला लेना चाहिए, नहीं, आपकी व्यक्तिगत कुछ है ही नहीं वहां, आपको सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करना है। यानी आपकी व्यक्तिगत रूप से हजारों बार बेइज्जती हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, आज नहीं है, आज बुरी स्थिति है, उन्हें दुनिया का कोई देश वीजा नहीं दे रहा है, लेकिन कल अगर बन जाएंगी तो क्या वो बदला लेंगी? नहीं ले सकती है, बल्कि वही उन्हें करना पड़ेगा जो उस पद पर उस देश के लिए जरूरी है। ये होता है नेशनल इंटरेस्ट। तो लिखिएगा विदेश नीति, लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय संबंधों के, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण की नीति को, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण की नीति को
विदेश नीति कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण की नीति को विदेश नीति कहते हैं। आगे लिखिएगा। सामान्यतः फुल स्टॉप लगाकर लिखिएगा, ठीक है। सामान्यतः ऐसी नीतियों या उद्देश्यों का समूह, सामान्यतः ऐसी नीतियों या उद्देश्यों का समूह जिनके द्वारा, ऐसी नीतियों या उद्देश्यों का समूह जिनके द्वारा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से संबंध स्थापित करता है, जिनके द्वारा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से संबंध स्थापित करता है, उसे विदेश नीति कहते हैं। उसे विदेश नीति कहते हैं। आगे समझ में? जैसे आपके दोस्त होंगे तो दोस्त में भी कैटेगरी होती है, कौन ज्यादा क्लोज है, क्लोज फ्रेंड है ना, कुछ होते हैं कैजुअल फ्रेंड, सब तरह की कैटेगरी बनाई जाती है। कुछ होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड, मतलब कभी कभार याद कर लिया बरसों में, और कुछ होते हैं कि जिससे सिर्फ लाभ के लिए फोन करना है। तो इसी प्रकार से जैसे आपकी कैटेगरी है दोस्तों की, तो आप दोस्त से संबंध जो जिस कैटेगरी में आपने रखा है उससे संबंध बनाने के लिए आपकी अलग अलग नीति होगी। जो बड़ा क्लोज फ्रेंड है उसको हर 2-3 दिन में एक बार याद कर लेते होंगे, भले ही 2 मिनट के लिए करें। और जो ऐसा फ्रेंड जैसे सिर्फ आपको लाभ चाहिए, जरूरतें पूरी करनी है, उसको वो अच्छी अच्छी बात करेंगे, खूब उसकी प्रशंसा करेंगे, एकदम चढ़ाए रहेंगे आसमान में। तो इसी प्रकार से एक राष्ट्र होता है, उसको दुनिया के साथ संबंध बनाने हैं। अब वो देखता है कि हमें इससे ये चीज चाहिए तो उसकी खूब तारीफ करेगा, तुमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, तुम्हारा देश क्या शानदार है। भले ही वहां आतंकवाद, अलगाववाद सब कुछ चरम पर हो, लेकिन फिर भी तारीफ करनी पड़ती है। ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि साफ साफ दिख रहा हो कि वो गलत है, फिर भी आप सामने से ये नहीं कह सकते कि तुम गलत हो। आपको जैसे इजराइल ने अटैक किया फिलिस्तीन पर, वहां के एक अस्पताल में अटैक कर दिया, लेकिन मजाक है कि कोई देश या भारत ये कह सके कि नहीं ये गलत था, हम इसकी निंदा करते नहीं। हाँ, आप ये कह सकते हैं, यही होता है बोलने की शैली जो होती है सबसे बड़ी चीज है। भारत वहां पर ये कहेगा कि इस प्रकार के हमलों से बचना चाहिए। समझ में आ गया? बात वही है, लेकिन जिस लहजे में आपने बोला है अब इजराइल को बुरा नहीं लगेगा, वो कहे बात तो सही है, बचना तो चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा कि ये गलत था। ये क्यों? क्योंकि अगर गलत कहेंगे तो कल दिन हमको भी तो जरूरत में उसने साथ दिया था, या कल हमको भी जरूरत पड़ेगी। तो यही खतरा होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए नेहरू इस मामले में सबसे बेहतरीन थे पूरी दुनिया में। नेहरू की विदेश नीति आज तक प्रासंगिक है, याद रखिएगा। पंडित नेहरू ने विदेश मंत्रालय बनाया ही नहीं था, खुद ही विदेश मंत्री थे पूरे टर्म में। कारण उस व्यक्ति ने पूरी दुनिया घूमी हुई थी, पूरी दुनिया के लीडर उनको जानते थे उस समय। समझ में आया? पूरी दुनिया के लीडर जानते थे। एकमात्र अगर चेहरा भारत का कोई था जिसको सब लोग जान रहे थे कि इनसे संबंध बनाने हैं, उनके बारे में व्यक्तिगत संबंध थे उनके। इस तरह से लोग तो आजकल व्हाट्सएप में 2 मिनट के वीडियो में पता नहीं क्या क्या दिखा देते हैं कि नेहरू देखो सबसे ब्रांडेड दारू पीते थे, सिगरेट पीते थे, दुनिया भर का। अरे पीते थे, था पैसा तो पीते थे। अब तुम्हारे पास नहीं है तो कोई क्या करे इसके लिए, बताओ। अब पंडित नेहरू की तो सिगार तुम्हें आज बुरी लग रही है, आज का तुम्हें पता है कि कौन क्या पी रहा है? नहीं पता। बात वही है, आज की दुनिया किसकी? रील्स की दुनिया। उस समय पोस्टर में एक फोटो आ गया, अब उसी का एनालिसिस करो। आजकल दिखावा करना पड़ता है। पता पड़ा पूरी दुनिया के लीडर अगर शराब पी रहे हैं, प्रधानमंत्री जानबूझकर मिनरल बॉटल लिए हो। ऐसे क्या होगा? भारतीयों में एक मैसेज जाएगा कि देखो तुम्हारा नेता जिसको तुमने सुना, दुनिया जहां शराब लिए हुए है, हम शुद्ध प्योर बॉटल लिए हैं, मिनरल बॉटल, है ना? तो वही चीज है। अब आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर में कौन क्या पी रहा है? हाँ, तो बस दिखावे की दुनिया है। उस दौर की फोटो खोज खोज कर लाते हैं, एक एक मिनट की फोटो। देखो नेहरू किसके साथ खड़ा है, क्या कर रहा है। इतना आसान नहीं था 17 साल देश के प्रधानमंत्री रहना। आज के दौर में फिर भी ठीक, उस दौर में कितने सारे मुद्दे थे, कोई संतुष्ट नहीं था, देश में हर चीज का अभाव था। उसके बाद 17 साल तक प्रधानमंत्री रहना आसान काम नहीं होता है। ये सिर्फ कोई ऐसा ही व्यक्ति रह सकता है जो वास्तव में इस पद के लिए योग्य हो, बहुत ज्यादा। समझ में आया? कितनी सारी समस्याएं थी, विभाजन हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। 17 साल आप उठाकर देख लीजिए, अकाल आया, सब कुछ आया।
उस समय भी शिक्षा के लिए आईआईटी आईआईएम्स बनाए गए। हाँ, तो इतिहास पढ़ते हो तो थोड़ा पढ़ो, पढ़े लिखों वाली हरकतें सीखो। इतिहास में पढ़ो, कैरेक्टर को पढ़ो, उनसे सीखो कि क्या क्या अच्छा है। ये टॉपिक है आपके इतिहास में, महान व्यक्तित्व।